बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 24 जुलाई 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा। उसको इंस्टॉल कीजिए और उसमें पूरे बिहार की किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में देख सकते हैं, जिससे आपकी समय की बचत होगी। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 7वां बजट पेश कर दिया है। ये बजट कल पेश किया है, जिसको लेकर के आज जो भी खबर होगी, आज ज्यादातर खबरें बजट से रिलेटेड होगी। जी हम आपको बजट से रिलेटेड बताएंगे कि आखिर आपके लिए मोदी सरकार ने क्या किया है, आपको मोदी सरकार ने क्या दिया है, खास करके बिहार वासियों को क्या दिया है। हम एक एक करके इसके बारे में अलग अलग खबरों पर चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। जी हाँ, तो सबसे पहले बात करेंगे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल बजट पेश किया। इस बजट से आम आदमी को काफी उम्मीदें है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें इस बात पर टिकी है कि इस बार क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है। इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़े ऐलान करते हुए मोबाइल फोन सस्ते करने का ऐलान कर दिया है। अगर आप मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं तो पहले से आपको थोड़ी सी सस्ती मिलेगी। जी हाँ, इसके साथ ही कैंसर की दवाइयां भी सस्ती कर दी गई है। लिथियम आयरन बैटरी सस्ती करने का ऐलान कर दिया गया है, यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन भी सस्ते हो सकते हैं। इसके साथ ही आयातित आभूषणों को भी, यानी कि सोना चांदी को भी सस्ता कर दिया गया है। तो चलिए हम आपको एक एक करके बताते हैं कि क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है। तो आपको बता दूं कि जैसे कि आपको बताया अभी कि कैंसर के इलाज के लिए 3 और दवाओं पर कस्टम छूट, मोबाइल फोन उससे जुड़े पार्ट, चार्जर पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। एक्सरे ट्यूब पर छूट, मोबाइल फोन चार्जर पर ड्यूटी में 15% की कमी, 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर ड्यूटी खत्म, मछली के खाने के चारा पर ड्यूटी घटाई गई है। देश में बने चमड़ा, कपड़ा और फिर जूते सस्ते हो गए हैं। सोने चांदी पर ड्यूटी में 6% की कमी, प्लेटिनियम पर ड्यूटी में 6.4% की कमी, प्लास्टिक की वस्तुओं पर यानी कि प्लास्टिक की सामानों पर आयात शुल्क भरा, पेट्रोकेमिकल जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। वहीं पर पीवीसी आयात कम करने के लिए 10 से 25% की वृद्धि की गई है, महंगा हुआ है। वहीं पर हवाई यात्रा महंगी हो गई है पहले से ज्यादा। सिगरेट भी अब महंगी हुई है। अगर आप भी सिगरेट पीने का शौकीन है तो आपके लिए बुरी खबर है। दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट में मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए कई ऐलान किए हैं। इस दौरान उन्होंने 1 करोड़ घरों के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का ऐलान किया है। जहां इस योजना का फायदा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को दिया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं के नाम रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी में राहत का प्रस्ताव भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से दिया गया है। जब प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर के छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने का भी प्रस्ताव बजट भाषण के दौरान किया गया है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत सरकार रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने पर सब्सिडी देती है। शुरुआत में योजना के तहत देश के 1 करोड़ परिवार को फायदा दिया जाएगा। योजना का लाभ देश के ऐसे परिवार को दिया जाएगा जिसकी सालाना आय 2 लाख रुपए या फिर उससे कम है। इसके तहत सोलर पैनल से गरीब परिवारों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी। सोलर पैनल से पैदा होने वाली बिजली का यूज अगर कोई परिवार नहीं कर पाता है तो फिर वह एक्स्ट्रा बिजली घर को बेच करके पैसे कमा सकता है। दोस्तों केंद्र की मोदी सरकार बजट पेश कर दिया है, जिसके बाद से ही बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। पक्ष और विपक्ष की तरफ से तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा के लिए लगातार बोलते रहे। हमने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या फिर विशेष पैकेज दीजिए, जिससे राज्य आगे बढ़ सके। जब केंद्र से अगर अतिरिक्त मदद मिलेगी तो फिर फायदा मिलेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आज केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया बजट सकारात्मक और स्वागत योग्य है। इस बजट में बिहार के जरूरतों का विशेष ध्यान रखा गया है। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के 2 शहरों में बहुत जल्द एयरपोर्ट का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा, जिसकी जानकारी खुद केंद्र सरकार ने संसद में दी है, जिससे इन शहरों में एयरपोर्ट निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। खबर के अनुसार केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू ने सदन को बताया है कि उड़ान 5.0 के तहत AAI ने बिहटा और फिर पूर्णिया में हवाई अड्डा का निर्माण करने का निर्णय लिया है। जल्द ही इन दोनों एयरपोर्ट का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दूं कि राज्यसभा सदस्य डॉक्टर भीम सिंह के प्रश्न पर सरकार ने अपने उत्तर में ये जानकारी दी है और कहा कि विमानपत्तन प्राधिकरण ने बिहार के बिहटा और फिर पूर्णिया में एयरपोर्ट का निर्माण करेगी। जल्द ही इन दोनों शहरों में एयरपोर्ट को विकसित किया जाएगा।
दोस्तों, केंद्रीय बजट आने के बाद बिहार को लेकर के राजनीतिक प्रक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। वहीं पर इसको लेकर के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि सभी के विश्वास के साथ सबका विकास करते हुए विकसित भारत के संकल्प को मजबूती देने वाला ये बजट है। प्रधानमंत्री जी बिहार और फिर बिहारियों से विशेष लगाव का परिणाम है कि इस बजट में बिहार का खासा ख्याल रखा गया है और विकसित बिहार, समृद्ध बिहार के सपने को पूरा करने के लिए बिहार को कई अहम परियोजनाओं की सौगात दी गई है। उन्होंने आगे कहा है कि मैं इसके लिए देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का आभार प्रकट करता हूं। मैं और मेरी पार्टी लोजपा रामविलास इस समावेशी बजट का स्वागत करती है। चिराग पासवान ने कहा कि 2024-25 का ये आम बजट अमृत काल का महत्वपूर्ण बजट है। ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को धरातल पर उतारने वाला बजट है। यह साथ ही साथ देश को विकास और फिर प्रगति के पथ पर ले जाने वाला बजट है। यह देशवासियों के सपने को पूरा करने के साथ विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने की मजबूत आधारशिला इस बजट के माध्यम से रखी गई है। इस बजट की भारत के आर्थिक समृद्धि को आकार देने की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस बजट में गरीब, युवा, किसान, मध्यम वर्ग, नारी शक्ति सबका ख्याल रखा गया है। दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार करने के बाद बिहार विधानसभा में सुबह से ही विपक्ष हमलावर बना हुआ है। जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर के विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। जब भोजन अवकाश के बाद सदन की कार्रवाई जैसे ही फिर शुरू हुई तो विपक्ष ने फिर से हंगामा करना शुरू कर दिया। हालांकि बजट में बिहार को विशेष सौगात से नीतीश कुमार गदगद है। विजय चौधरी ने सदन में कहा कि केंद्र ने बिहार को जो दिया उसका डंका बज रहा है। दरअसल सदन में आम बजट से पहले ही केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे से इनकार करने के बाद से बिहार में सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष और पक्ष एक दूसरे के आमने सामने हो गए हैं। विपक्ष तो ज्यादातर हमलावर हो गए हैं। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव ने अपने खास अंदाज में बजट की आलोचना की है। जी हाँ, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि एक घिसा पिटा हट है ये बजट, जुमलों की रट है ये बजट, गरीब और किसान के सपने को कर रहा है बंजर ये बजट, आम आदमी के दिल पर खंजर है ये बजट। ये कहना है लालू प्रसाद यादव को, जो कि ट्वीट करते हुए ये तंज कसा गया है। आपको बता दें कि वहीं पर तेजस्वी यादव ने कहा कि रूटीन आवंटन, पूर्व स्वीकृति, निर्धारित और फिर आवंटित योजनाओं नई सौगात बताने वाले बिहार का अपमान न करें। पलायन रोकने, प्रदेश का पिछड़ापन हटाने तथा उद्योग धंधों के साथ साथ युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए हम विशेष राज्य के दर्जे की मांग से इंच भर भी पीछे नहीं हटेंगे। यह तेजस्वी यादव ने कहा कि आज के बजट ने बिहार के लोगों को फिर से निराश किया है। जब बिहार को प्रगति पथ पर ले जाने के लिए एक रिवाइवल प्लान की जरूरत थी, जिसके लिए विशेष राज्य के दर्जे के साथ साथ विकास पैकेज की सख्त जरूरत थी। दोस्तों, नीट पेपर लीक मामले में दोबारा परीक्षा आयोजित कराए जाने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। जब सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा आयोजित न करने का फैसला सुना दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तय है कि पेपर लीक हुआ है। हजारीबाग में पेपर लीक हुआ था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि परीक्षा में खामी के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। दोबारा परीक्षा कराने की मांग सही नहीं है, इससे छात्रों पर गलत असर पड़ेगा। हालांकि नीट परीक्षा का रिजल्ट फिर से घोषित कर दिया जाएगा। ऐसा पेपर में पूछे गए उस सवाल को लेकर के हुआ है जिसके 2 सही जवाब थे। जब कोर्ट ने IIT दिल्ली की रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑप्शन 4 को सही मान करके दोबारा रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि परीक्षा रद्द करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। करीब 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल था। इससे एडमिशन प्रक्रिया में देरी होता, इसका असर मेडिकल एजुकेशन हाशिए पर खड़े कैंडिडेट्स और फिर भविष्य में डॉक्टरों की संख्या पर भी पड़ता। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में होने वाले हैं। 1 साल करीब बाकी है, लेकिन इसके लिए अभी से ही माहौल तैयार होने लगा है। आपको बता दूं कि इसी बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने टेंशन वाला बयान दे दिया है, जिसको लेकर के बिहार के सियासी गलियारों में खलबली मची है। यह सवाल है कि उनके इस टेंशन वाले बयान के सियासी मायने क्या है। दरअसल जीतन राम मांझी ने बीते 20 जुलाई को अपने अभिनंदन समारोह के दौरान कहा कि हमारी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हमारी तैयारी वैसे तो 75 से 100 सीटों पर चल रही है, जिसमें से हम अपने एनडीए के सहयोगियों की मदद करेंगे। ये भी कहा कि 2015 में हमें 25 सीट दी गई थी, जिसमें से 4 सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट उतारने की बात हुई थी। 21 सीटों पर हमारी पार्टी के नेता चुनाव लड़ रहे थे। इस फॉर्मूले के साथ 2025 के चुनाव से पहले जीतन राम मांझी एक बार फिर से 25 सीटों का दावा कर दिया है। जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद ये साफ हो गया है कि 2025 के चुनाव में भी सीटों को लेकर के एनडीए में खींचतान तय है। हालांकि जीतन राम मांझी के बयान के बाद जेडीयू और फिर एलजेपी ने कहा कि ये उनकी निजी सोच है
ये एनडीए में कोई भी खटपट नहीं है। समय आने पर शीर्ष नेतृत्व बैठ करके इसका निर्णय लेंगे, यानी कि सुप्रीम नेतृत्व बैठ करके इसका निर्णय लेंगे। आरजेडी ने जीतन राम मांझी के बयान पर तंज कसा और कहा कि एनडीए में सिर्फ फुटबॉल अब से ही शुरू हो चुका है। अब सवाल उठता है कि जीतन राम मांझी की ओर से अभी से ही 25 सीटों पर दावा करने वाले के पीछे की राजनीति क्या है? क्या एनडीए में किसी सहयोगी दल के लिए खतरे का संकेत है? दोस्तों, भिंडी जिसे लेडीज फिंगर भी कहा जाता है, एक स्वादिष्ट और पौष्टिक सब्जी है जो कि भारत में लोकप्रिय है। यह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी है। अभी हम आपको बताएंगे कि भिंडी के फायदे क्या हैं। भिंडी को डाइट में शामिल करने के कुछ फायदे के बारे में हम आपको अभी बताएंगे। आपको बता दें कि भिंडी में फाइबर की मात्रा अधिक होती है जो कि पाचन क्रिया को बेहतर बनाने और फिर कब्ज को रोकने में मदद करती है। वहीं पर भिंडी में कैलोरी कम और फाइबर अधिक होता है जो कि आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है और भूख को कम करता है। वहीं पर हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जी हाँ, भिंडी में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन के होते हैं जो कि हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, यानी कि दिल को और ज्यादा अच्छा बनाने में मदद करता है। जहाँ स्वास्थ्य बनाने में मदद करता है। वहीं पर भिंडी मधुमेह को नियंत्रित करता है। मधुमेह यानी कि शुगर। जी हाँ, भिंडी में फाइबर होता है जो कि रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। जहाँ वहीं पर भिंडी कैंसर से भी बचाता है। जी हाँ, भिंडी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि मुक्त कणों से लड़ने और फिर कैंसर के खतरे को कम करने में मदद करते हैं। वहीं पर भिंडी में विटामिन ए होता है जो कि आंखों की रोशनी के लिए अच्छा है। वहीं पर भिंडी में फोलिक एसिड होता है जो कि गर्भावस्था में भ्रूण के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं पर भिंडी में विटामिन सी होता है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। तो ये थे भिंडी के कुछ फायदे। बहुत से लोग भिंडी नहीं खाते हैं क्योंकि भिंडी खाने में थोड़ा सा लसपसा होता है, जिसकी वजह से कुछ लोग भिंडी खाना पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे में जो भी भिंडी खाना पसंद नहीं करते हैं वो भिंडी खाएं, क्योंकि भिंडी बहुत ज़्यादा शरीर के लिए फायदेमंद है। जी हाँ, इसलिए आपको ये खबर बताया गया है। दोस्तों, बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए ने दावा किया है कि केंद्र ने बजट में अभूतपूर्व सहायता की घोषणा करके बिहार के लिए खजाना खोल दिया है, जो अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एजेंडा तय करेगा। हालांकि विपक्ष का मानना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए के प्रमुख गठबंधन सहयोगी होने के बावजूद भी केंद्र सरकार ने बिहार के साथ बुरा व्यवहार किया है। उसने घोषणा की है कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग से एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। आपको बता दें कि बिहार के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में कहा है कि आज दिल्ली में बिहार के लिए अभूतपूर्व मदद की घोषणा की गई है। उन्होंने दावा किया है कि बिहार के लोग बजट में किए गए प्रावधानों से अभिभूत है, जिसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देते हैं। जब राजद, कांग्रेस और फिर वाम दलों के विधायकों ने विशेष राज्य का दर्जा न दिए जाने के विरोध में सदन से बहिष्कार किया। वहीं पर विजय कुमार चौधरी ने यह भी कहा है कि विपक्ष को ये याद रखना चाहिए कि विशेष राज्य का दर्जा मांग को तब भी ठुकरा दिया गया जब वो केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा थे। उनका व्यवहार उनकी चिंता के कारण है। मंत्री ने कहा है कि आज अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एजेंडा तय किया गया है। बिहार के लोग विपक्ष से नाराज हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में उज्जवल भविष्य की उम्मीद करते हैं। निर्मला सीतारमण ने कल बजट पेश कर दिया है। अब इस बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई है और देश को बजट के बारे में बताया है। जब पीएम मोदी ने बजट को लेकर के कहा कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। ये बजट नए मध्यम वर्ग के सशक्तिकरण के लिए है। नए बजट से युवाओं को असीमित अवसर मिलेंगे। इस बजट से शिक्षा और फिर कौशल को नया आयाम मिलेगा। ये बजट नए मध्यम वर्गों को ताकत देगा। ये बजट महिलाओं, छोटे कारोबारियों, एमएसएमई की मदद करेगा। जब प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट आदिवासियों, दलितों और फिर अति पिछड़ों को मजबूत करने के उद्देश्य से मजबूत योजनाओं के साथ आया है। यह बजट वित्तीय भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने केंद्र की रोजगार से जुड़े हुए प्रोत्साहन योजना पर भी बात कही है। उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के कई अवसर पैदा होंगे। इस योजना के तहत सरकार नए लोगों को पहला वेतन देगी। अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम के तहत गाँव के युवा देश के शीर्ष कंपनियों में काम कर सकेंगे। ये कहना है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार पर भारत सरकार मेहरबान हुए हैं। जब मोदी सरकार ने तालिबान को 200 करोड़ रुपए दिए हैं। जी हाँ, ये सुनकर के आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन ये सच है। जैसे कि आपको पता है कि कल बजट पेश किया गया और इस बजट में मोदी सरकार ने तालिबान को 200 करोड़ रुपए दिए हैं। आपको बता दो कि मोदी सरकार ने बजट को एक कूटनीतिक हथियार बना दिया है। जब भारत की तरफ से इस साल आम बजट में पड़ोसी देशों को भी पैसा दिया गया है। इसमें बड़ा खेल कर दिया गया है। जी हाँ, भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए एक बार फिर से खजाना खोल
बोल दिया है। जब भारत ने बजट घोषणा में अफगानिस्तान के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये वित्त वर्ष 2023-24 के लिए घोषित घोषणा के समान ही है। लेकिन संशोधित बजट 2023-24 में अफगानिस्तान के लिए भारत ने 200 करोड़ रुपए बढ़ा करके उसे 220 करोड़ रुपए कर दिया था। जब सत्ता में तालिबान के बैठने के बाद भी भारत ने अफगानिस्तान के लोगों का साथ नहीं छोड़ा। इस बार भी एक बड़ी राशि वहां के लोगों के लिए आवंटित कर दी। मोदी सरकार ने एक बड़ी रणनीति के तहत अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, मंगोलिया को करोड़ों रुपए का बजट दिया है। लेकिन आपको ये बता दें कि ये पैसा यूं ही नहीं दिए गए हैं। भारत इन पैसों की कीमत भी वसूल करेगा। इन सभी देशों का सही समय पर इस्तेमाल पाकिस्तान और चीन की अकल ठिकाने के लिए किया जाएगा। जब भारत ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को 200 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया, कई लोगों का कहना है कि जिस रफ्तार से तालिबान पाकिस्तान का सफाया कर रहा है, उसका इनाम तो तालिबान को मिलना ही चाहिए। तालिबान को बार बार पैसा देकर के भारत पाकिस्तान के लिए एक बड़ा गड्ढा खोद रहा है। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसमें से 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। यानी कि अब मुफ्त अनाज जो मिलता है वो अब 5 साल तक मिलता रहेगा। मुफ्त अनाज मोदी सरकार ने 5 साल तक कर दिया है। बजट में 9 प्राथमिकताओं का निर्धारण किया है। इसमें उत्पादक कृषि क्षेत्र की मजबूती, विनिर्माण और सेवाएं तथा अगली पीढ़ी के सुधार शामिल है। उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टरों को बढ़ावा दिया जाएगा। दोस्तों, 2024 में तीसरी बार नरेंद्र मोदी को देश का पीएम बनाने वाला मिडिल क्लास आज हसरत भरी निगाहों से देख रहा था। उम्मीद थी कि बजट 2024 में टैक्स में कुछ राहत मिलेगी और हाथ में खर्च के लिए ज्यादा पैसे आएंगे। लेकिन अब जबकि सरकार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जरिए बजट पेश कर दिया है, तो मिडिल क्लास अपने को एक बार फिर से ठगा महसूस कर रहा है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स पेयर के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50,000 से बढ़ा करके 75,000 रुपए कर दिया है। इसके अलावा न्यू टैक्स स्लैब में एक बार फिर से बदलाव किया है। वित्त मंत्री का कहना है कि न्यू टैक्स स्लैब में बदलाव से टैक्स पेयर को 17,500 रुपए बचा पाएंगे। सोशल मीडिया पर यही लोगों का मानना है कि भले ही सरकार को कम टैक्स मिले, मगर मिडिल क्लास को राहत देना बहुत जरूरी था। लेकिन अब जबकि ऐसा नहीं है, तो फिर आम आदमी अपनी भड़ास सोशल मीडिया पर ही निकालना शुरू कर दिया है। हैशटैग मिडिल क्लास पर जिस हिसाब से लोगों के ट्वीट आ रहे हैं, अगर उनको देखे तो फिर उनका अवलोकन करे, तो फिर तमाम लोगों का यही कहना है कि इस सरकार ने कभी आम आदमी और फिर उसमें भी सबसे ज्यादा बड़े असेट मिडिल क्लास के बारे में सोचा ही नहीं है। दोस्तों, कल बजट पेश किया गया। अब इसको लेकर के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार किंग मेकर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें विशेष पैकेज भी नहीं दिया गया है। पप्पू यादव ने कहा कि अभी भी आप 4 करोड़ रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन 10 साल में आपने कितनी नौकरियां दी है? बिहार के प्लान का क्या हुआ? आप एक पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी नहीं बना पाए। जब बंद पड़े कारखानों के लिए कुछ दीजिए, एयरपोर्ट के लिए कुछ दीजिए। नीतीश कुमार किंग मेकर रहे हैं, लेकिन उन्होंने विशेष पैकेज नहीं दिया है। पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार से 30 सांसद हैं, जनता सर्वोच्च है, उसके लिए बजट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विशेष पैकेज, विशेष राज्य के दर्जे मत मांगिए, आप समर्थन दीजिए, लेकिन मंत्रिमंडल से हट जाइए। दोस्तों, आम बजट को लेकर के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए पहली बार 2015 में 1,25,000 करोड़ रुपए की घोषणा की थी और 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किया। एनडीए सरकार ने हमेशा बिहार को सौगात दी है। जहां तक लालू यादव और कांग्रेस ने कहा कि एनडीए सरकार ने बजट में जो कुछ बिहार को दिया है वह नहीं देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जब लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस सरकार में थे, तब उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, जबकि उस समय नियम था और बिहार के दोनों सदन से ये पास हुआ था। लेकिन अब विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रावधान नहीं है, इसलिए मोदी सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया है। दोस्तों, कटिहार के आजमनगर प्रखंड क्षेत्र के आलमपुर पंचायत के अंतर्गत रायटोली गांव निवासी गोकुल राय के 30 वर्षीय पुत्र टिम्पा राय को जहरीले सांप ने डस लिया, जिसके बाद वे सांप को डब्बे में बंद करके अस्पताल पहुंचा, जहां पर उसका इलाज शुरू किया गया। लेकिन इसी दौरान वे झाड़ फूंक के चक्कर में अस्पताल से भाग करके निकल गया। झाड़ फूंक के दौरान हालत बिगड़ने पर ग्रामीण उसे सदर अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी जान चली गई। जब बताया जाता है कि टिम्पा राय अपने ही गाँव में मजदूरी करने गया था। जब मजदूरी के दौरान युवक को जहरीले सांप ने डस लिया। युवक ने बहादुरी दिखाते हुए जहरीले सांप को पकड़ करके डिब्बे में बंद कर दिया। इसके बाद उसने अपने हाथों में रस्सी बांधी और सांप को अपने साथ अस्पताल ले गया, जिसके बाद देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई। सांप और युवक को देखने के लिए दर्जनों पुरुष और फिर महिलाएं आजमनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गए। अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा पूरी तरीके से युवक की जान बचाने के लिए लगातार घंटों इलाज कर रही थी। इसी बीच युवक मौका पा करके अस्पताल से भाग निकला और झाड़ फूंक करने के चक्कर में बाबा के पास चले गए, लेकिन वहां पर उसकी जान चली गई।
दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में छात्रों को दिए जाने वाले मिड डे मील को लेकर के बिहार के विभिन्न जिलों से शिकायतें मिल रही थी, जहां सरकार द्वारा लगातार गुणवत्ता सुधारने को लेकर के काम किया जा रहा है। वहीं पर अब इसको लेकर के जिला प्रशासन द्वारा भी समीक्षा बैठक होती रही है। इसी क्रम में जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागरंजन SM ने समाहरणालय सभागार में जिले के सभी प्राथमिक विद्यालय एवं मध्य विद्यालय में उपस्थित बच्चों को दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन के संबंध में बैठक की है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागरंजन SM ने बताया है कि बिहार सरकार की महत्वपूर्ण नीति है, जिसके तहत स्कूली बच्चों को प्रत्येक दिन यानी कि हर दिन 100% बच्चों को मध्याह्न भोजन देना है। शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा बच्चों को दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन की निगरानी ऑनलाइन पोर्टल IVRS के माध्यम से कर रही है। दोस्तों, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने पर चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर कल बयान जारी किया और नीतीश कुमार पर तंज कसा और इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही एक तरह से जिम्मेदार ठहरा दिया। प्रशांत किशोर ने सवाल किया है कि पिछले 18 साल में नीतीश कुमार को विशेष राज्य के दर्जे के लिए प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग करते कब देखा है। नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट के साथ एक सर्वदलीय बैठक तक नहीं की है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन इससे आपकी हमारी गरीबी खत्म होने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारा नहीं जाएगा और पूंजी का निवेश नहीं किया जाएगा तो विशेष राज्य का दर्जा देने से क्या हो जाएगा। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार की जनता को सब बेवकूफ बनाता है कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए था तो फिर 5 साल में सरकार की नींद क्यों नहीं खुलती है। मुझे एक खबर दिखा दीजिए कि जिसमें नीतीश कुमार पूरे कैबिनेट के साथ विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर के प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली गए हो। प्रशांत किशोर ने कहा कि हमें यह समझने की जरूरत है कि विशेष राज्य का दर्जा मिल जाने से होता क्या है। अभी केंद्र सरकार की योजना जो चलती है उसमें 60% केंद्र दे रहा है और 40% राज्य का हिस्सा है। विशेष राज्य का दर्जा जब मिल जाएगा तो फिर बिहार को 10% देना पड़ेगा। दोस्तों, बिहार सरकार ने 22 करोड़ रुपए खर्च करके 90,000 आशा कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए थे ताकि इन स्मार्टफोन की मदद से बीमारियों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सके। मगर बिहार राज्य आशा संघ के प्रदेश महासचिव कौशल वर्मा ने जानकारी दी है कि बिहार में आशा कार्यकर्ताओं को दिए गए स्मार्टफोन में से लगभग 25% काम नहीं कर रहा है। इससे बिहार में बीमारियों की रिपोर्टिंग का काम प्रभावित हो रहा है। वहीं पर दूसरी ओर राज्य स्वास्थ्य समिति के एक अधिकारी ने बताया है कि 80,000 से अधिक फोन ठीक है, जिनके फोन खराब है वो IT सेल के माध्यम से ठीक करा सकती है। आशा को फोन रिचार्ज के लिए प्रतिमाह 200 रुपए दिए जाते हैं ताकि काम में समस्या न हो। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि विभाग का पोर्टल लॉगिन करते ही फोन हैंग हो जाता है, जहां इस कारण रिपोर्टिंग नहीं हो पाता है। मोबाइल चार्ज नहीं हो पाने की भी शिकायतें हैं, जहां आशा कार्यकर्ताओं ने बताया है कि चार्ज करने पर फोन काफी गर्म हो जाता था। इससे डर कर भी कई आशा कार्यकर्ताओं ने इसका उपयोग करना भी बंद कर दिया। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने PM ग्राम संपर्क योजना की चौथे चरण की शुरुआत की घोषणा की है। केंद्र सरकार की ये सबसे सफल योजनाओं में से एक है। देश के 25,000 गाँव में हर मौसम में मजबूत रहने वाली सड़क पहुंचाना का लक्ष्य है। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गाँव को पक्की सड़क से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की शुरुआत करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि देश के विभिन्न गाँव में हर मौसम की मजबूत सड़क पहुँचाने के लिए हम PM ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण लाए हैं। जहाँ बिहार जैसे राज्यों में जहाँ पर हर साल बाढ़ की समस्या होती है, हम उन क्षेत्रों में सड़कों को विकास पर जोर देंगे। इसके साथ ही देश के बाकी राज्यों में भी सड़कों के पूर्ण निर्माण की प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाएगा। दोस्तों, बिहार विधानसभा में उस समय अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली जब कांग्रेस के विधायक हाथ में झुंझुना लेकर के पहुंच गए। आपको बता दो कि बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्षी दलों के सदस्यों ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर के जमकर के हंगामा किया। इस मौके पर अपनी आवाज और दम देने के लिए कांग्रेस विधायक ने झुंझुना लेकर के विधानसभा पहुंचना ठीक समझा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे और फिर उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर के नारेबाजी करने लगे, हाथ में झुंझुना पकड़े हुए। जब सदन की कार्यवाही के दौरान विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव सदस्यों से शांति बनाए रखने की अपनी जगह पर जाने के लिए आग्रह करते रहे, लेकिन विपक्षी सदस्य हंगामा करते रहे। ये कल की घटना है विधानसभा में। दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट को कुर्सी बचाओ बजट करार दिया है। जब राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर बजट पर तंज कसते हुए कहा कि ये सहयोगियों को खुश करना, अन्य राज्यों की कीमत पर उनसे खोखले वादे, मित्रों को खुश करना, इन लोगों को लाभ, लेकिन आम भारतीयों को कोई भी राहत नहीं। इतना ही नहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी बजट को निराशाजनक करार देते हुए इसकी विस्तार से खामियां बताई है। जयराम रमेश ने कहा कि बेरोजगारी के साथ साथ केंद्रीय बजट अनंत एक और संकट को
स्वीकार करता है। बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और फिर उनकी सरकार ने जानबूझकर के पिछले 10 वर्षों में कमजोर करने की कोशिश की है। केंद्रीय बजट में एक प्रमुख चर्चा का विषय थी MSMEs के मैन्युफैक्चरिंग के लिए केंद्रीय गारंटी के अलावा जिसके भी अब तक कुछ विवरण उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। बजट में कुछ ढंग का नीति प्रस्ताव जैसा नहीं है जो MSME क्षेत्र को पुनर्जीवित कर सके। इस केंद्रीय बजट में आज 60,000 करोड़ का पैकेज मिला है बिहार को। ये सारा का सारा पैसा प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए दिया गया है। आपको बता दूं कि मोदी सरकार की तरफ से बिहार को 60,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। अब इसको लेकर के कई नेता खुश हैं तो कई नेता दुखी हैं। दुखी इसलिए हैं क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, और खुश वह है जो कि एनडीए में शामिल है। जो एनडीए में शामिल नेताओं का कहना है कि ये बहुत अच्छा पैकेज है बिहार को तरक्की पर ले जाने के लिए। लेकिन आप दिल पर हाथ रख करके बताइए कि 60,000 करोड़ रुपए से क्या बिहार को गरीबी से निकाला जा सकता है? जब बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है और इस पिछड़ेपन से बाहर किया जा सकता है, तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। 60,000 करोड़ से क्या हो सकता है? ये जो भी 60,000 करोड़ रुपए दिया गया है, ये ज़्यादातर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल कॉलेज ये सब बनाने के लिए दिया गया है। रोजगार के नाम पर जीरो, रोजगार के नाम पर मोदी सरकार बिहार वासियों को जीरो दिया गया है। जबकि बिहार में सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ है वो है रोजगार, क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर लोग बाहर जा करके अपने रोजगार करते हैं। उसको अगर घर में ही रोजगार मिल जाए तो फिर वो बाहर उसको जाना नहीं पड़ेगा। और ये सबसे बड़ी जो समस्या है रोजगार का ही है, जो अपने बिहार में रह करके रोजगार कर सके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दें कि जो ये प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए दिए हैं, इसमें से 58,900 करोड़ रुपए तो उन्होंने केवल बड़े प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए दिए हैं, जबकि कई अन्य छोटे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए भी प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। इसमें सबसे अहम बिहार में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 26,000 करोड़ रुपए का बजट शामिल है। इसी प्रकार पावर प्रोजेक्ट के लिए 21,400 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं पर बिहार में हर साल आने वाली बाढ़ आपदा से निपटने के लिए 11,500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बिहार के लिए नए मेडिकल कॉलेज और फिर एयरपोर्ट की बात जोर शोर से रखते हुए इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान किया है। केंद्र सरकार की मंशा के मुताबिक निकट भविष्य में बिहार में कई नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। इसी प्रकार कई शहरों में एयरपोर्ट शुरू करने की भी संभावना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गंगा नदी पर 2 नए पुल बनाने की भी घोषणा की है। इसमें से एक पुल बक्सर में बनाने का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से बिहार के नालंदा शहर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसी प्रकार बिहार में पर्यटन की अन्य संभावनाओं पर भी विचार किया जाएगा। इसी क्रम में बिहार में बिजली की समस्या को देखते हुए यहाँ पर पीरपैंती में 2400 मेगावाट क्षमता वाले बिजली घर की भी रूपरेखा तैयार की गई है। आपको बता दो कि अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार की दुखती रग कोसी नदी की समस्या का भी हल निकालने की बात कही है। कहा कि इस नदी में हर साल आने वाली बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए अलग से बजट जारी किया जाएगा। इसी क्रम में सड़क परियोजनाओं की चर्चा करते हुए उन्होंने बिहार के लिए 26,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव किया गया है। यानी कि 26,000 करोड़ रुपए से सिर्फ सड़कें बनाई जाएगी। आपको बता दूं कि पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरा पहुंचे थे। जब उस समय उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं बिहार को 25,000 करोड़ रुपए का बजट देने का अभी और इसी समय ऐलान करता हूं। किसी कारणवश प्रधानमंत्री उस समय तो वादा पूरा नहीं कर पाए, लेकिन इस बार के बजट में उन्होंने बिना कुछ कहे ही बिहार के लिए झोली खोल दिया है। 25,000 करोड़ की जगह इस बार के बजट में केंद्र सरकार ने बिहार के लिए 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट दे दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर केंद्र सरकार बिहार के लिए इतनी बड़ी झोली कैसे खोल दी, क्या कारण है? तो इसका सिंपल सा और एक ही कारण है कि मोदी की कुर्सी। जी हाँ, अगर बिहार को वो तवज्जो ना देते तो फिर नीतीश कुमार नाराज हो जाते। और जैसे कि आपको पता है कि नीतीश कुमार जब भी नाराज होते हैं तो वे सत्ता बदल देते हैं, तख्ता पलट देते हैं, यानी कि विपक्ष चेंज कर देते हैं। अभी जो विपक्ष में है वो कल जाकर के सत्ता पक्ष हो जाएंगे, और आज जो सत्ता पक्ष में है वो कल जाकर के विपक्ष हो जाएंगे, अगर नरेंद्र मोदी जी इस ओर ध्यान नहीं देंगे तो इसीलिए मोदी जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए बिहार पर ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि 2014 से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, लेकिन आज तक बिहार के लिए उन्होंने कभी कुछ सोचा नहीं है। और आज जाकर के कुछ हजार करोड़ रुपए दिए भी हैं तो वो अपने कुर्सी बचाने के लिए दिए हैं। ये मेरी खुद की राय है। आप मेरी राय से इत्तेफाक रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, क्योंकि आप आज़ाद हैं, आपका राय अलग हो सकता है। लेकिन जो ये मेरी राय है, हम अपना राय आपको दर्शा दिए हैं। आप मेरी राय से कितनी सहमत हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं।
एक तरफ बिहार को विशिष्ट राज्य का दर्जा नहीं मिलने को लेकर के राजनीति गर्म है, तो वहीं दूसरी तरफ राजद ने एक अलग दावे से एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है। जहां राजद ने दावा किया है कि भाजपा और फिर जदयू की नकारात्मक और दुष्प्रचार की राजनीति का खामियाजा बिहार को भुगतना पड़ रहा है। राजद ने कहा कि राज्य में यानी कि बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई भी चीज नहीं रह गई है। जब सुशासन सरकार अब पुलिस हुक्मरानों द्वारा अपराध नियंत्रण पर दावे और फिर उच्च स्तरीय समीक्षा के बाद भी राज्य में लोगों की जान ली जा रही है, अपहरण, लूट, डकैती, छेड़खानी और लड़कियों के साथ गलत काम किया जा रहा है और ये सिलसिला लगातार जारी है। बिहार में थमने का नाम नहीं ले रही है। ये दावा राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन, मृत्युंजय तिवारी और फिर आरजू खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। जहां राजद प्रवक्ता ने दावा किया है कि राज्य की वर्तमान सरकार की बुनियाद ही दुष्प्रचार, झूठे दावे और फिर नकारात्मक सोच पर टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि 1990 में लालू प्रसाद जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, जहां उस समय बिहार का क्राइम रेट 145 था और जब राबड़ी देवी ने 2005 में जब मुख्यमंत्री पद छोड़ा तो फिर उस समय बिहार का क्राइम रेट 108 था। लेकिन बिहार में जब एनडीए की सरकार बनी तो फिर क्राइम रेट 108 से बढ़कर के 224 तक पहुंच गई है। दोस्तों, बिहार में बीते एक महीने के भीतर पुलों के ढहने मामले में नीतीश सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। बीते 3-4 जुलाई को सीवान और फिर सारण में गंडक नदी और फिर छारी नदी पर बने 6 पुलिया बह गई थी, जिनका निर्माण कार्य शुरू हो गया है। जहां और फिर पुलों के निर्माण में आने वाली लागत संबंधित ठेकेदारों से वसूली की जाएगी। जल संसाधन विभाग ने ध्वस्त पुलों के निर्माण का जिम्मा पुल निर्माण निगम को सौंपा है। इन पुलों पर 23 करोड़ रुपए खर्च होंगे। खर्च होने वाला पैसा ठेकेदार से ही वसूली जाएगी। जी हाँ, यानी कि जो पुल बनाए हैं जो ठेकेदार, उन्हीं ठेकेदार से पैसे वसूल करके ये पुल बनाया जाएगा। बीते 3 और 4 जुलाई के बीच सीवान और फिर सारण जिले में गंडक नदी पर स्थित 6 पुलिया क्षतिग्रस्त हो गए थे। इन 6 पुलों के निर्माण में खर्च होने वाले पैसे यहाँ के ठेकेदार ही देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार के विकास की चिंता नहीं है। बिहार के विकास से पीएम मोदी को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वोट से मतलब है। यह कहना मेरा नहीं है, यह कहना है प्रशांत किशोर का। जनसुराज के संस्थापक और पदयात्रा अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार के विकास की कोई भी चिंता नहीं है और पीएम मोदी अपने 10 सालों के शासन में बिहार के विकास के लिए कोई भी बैठक तक नहीं की है, 1 मिनट भी बैठक नहीं की है। प्रशांत किशोर ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को ये मालूम है कि बिहार देश का सबसे गरीब, अशिक्षित, पिछड़ा और बेरोजगारी वाला राज्य है। उनके पास इसके आधिकारिक आंकड़े भी उपलब्ध है। बिहार की चिंता नहीं करना दुर्भाग्य है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार ने 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 40 में से 39 सीट दिया था, सांसद दिया था और 2024 के चुनाव में एनडीए को 30 सांसद दिए हैं, जिनके दम पर उनकी तीसरी बार सरकार कायम हुई है। फिर भी बिहार की चिंता नहीं करना दुर्भाग्यपूर्ण है। जब प्रशांत किशोर ने स्पष्ट कहा है कि बिहार को लेकर के पीएम मोदी और फिर उनकी पार्टी भाजपा को कभी भी चिंता नहीं रही है। बिहार को विशिष्ट राज्य का दर्जा देने की बात तो छोड़िए, उन्होंने विशेष पैकेज तक नहीं दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कभी भी बिहार के विकास और फिर बिहार वासियों की जरूरतों के लिए कभी भी बिहार और फिर केंद्र सरकार के अधिकारियों तथा योजना आयोग के साथ एक बैठक तक नहीं की, 1 मिनट तक भी बैठक नहीं की। ये बहुत ही अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों, बेगूसराय में एक इंस्पेक्टर यानी कि एसआई का 10,000 रुपए घूस मांगने का वीडियो वायरल हो रहा है। जो वायरल वीडियो बलिया थाने में पोस्टेड सब इंस्पेक्टर धनंजय पांडे का है। वीडियो वायरल होने के बाद वरीय अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। आपको बता दूं कि बलिया डीएसपी नेहा कुमारी ने बताया है कि वीडियो मिला है, जांच चल रही है, जांच के बाद कार्रवाई होगी। वायरल वीडियो में दारोगा धनंजय पांडे सिविल ड्रेस में बेड पर बैठे हुए हैं। उनके नजदीक बैठा एक युवक कह रहे हैं कि 10,000 कहाँ से देंगे, 3-4 हजार में काम कर दीजिए। लक्ष्मण कुमार के जेब से मोबाइल निकाल लेते हैं। हालांकि दोनों की बातचीत का ऑडियो सुना जा सकता है, जिसमें धनंजय पांडे कहते हैं कि 5,000 दे दो। फिर लक्ष्मण कम करने की बात कहता है तो धनंजय पांडे कहते हैं कि ठीक है, तुमने 4,000 कहा, वही दे दो, नहीं तो फिर तुम अपना देख लो। दोस्तों, बिहार में लगातार हो रहे पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए सरकार ने सख्त कानून तैयार किया है। सरकार की ओर से बिहार लोक परीक्षा विधेयक 2024 तैयार किया गया है। इस विधेयक को मंगलवार विधानसभा में पेश किया जा सकता है। इस बिल के मुताबिक अब पेपर लीक को सीरियस क्राइम माना जाएगा। जहाँ अगर आज के बाद कोई भी पेपर लीक करता है तो काफी ज्यादा उसको बड़ी सजा होगी। जहाँ विधानसभा से कानून पास होने के बाद पेपर लीक मामले के आरोपियों पर नॉन बेलेबल धाराएं लगाई जाएगी। जहाँ नए बिल में पेपर लीक में शामिल व्यक्ति या फिर संस्थानों को 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही 10 लाख से 1 करोड़ जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। ये नियम राज्य सरकार की तरफ से आयोजित होने वाले सभी परीक्षाओं में लागू होंगे। नए नियम के मुताबिक अब पेपर लीक मामले की जांच भी डीएसपी रैंक के अधिकारी कराई जाएगी। इसके साथ ही नए कानून में इस बात की भी प्रावधान किया गया है कि मामले की जाँच सरकार किसी भी जाँच एजेंसी से करवा सकती है।
एक बड़ी खबर बिहार के पटना से सामने आई है। आपको बता दूं कि राजधानी पटना में 22.5 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। जी हाँ, 22.5 लाख रुपए लूट हुई है राजधानी पटना में, जब पटना के शास्त्री नगर थाना के विश्वसनीय भवन के पास बिना किसी हथियार के इस्तेमाल किए ही एक फॉर्च्यूनर कार के ड्राइवर को झांसा देकर के 22.5 लाख रुपए के कैश से भरा बैग लूट करके अपराधी फरार हो गए। मिल रही जानकारी के अनुसार सोमवार को सहरसा के रहने वाले हरिशंकर झा पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के विश्वसनीय भवन के समीप सीबीआई बैंक से 22.5 लाख रुपए निकाल करके बैग में रख करके कार के पिछले सीट पर सवार थे। जब वहीं पर इस बीच किसी काम से ड्राइवर को बोल करके पीड़ित हरिशंकर झा कार से उतर करके तुरंत आने के लिए बोल करके निकल गए, जिसके बाद महज चंद मिनटों के बाद एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा फॉर्च्यूनर कार में बैठे ड्राइवर को अगले पहिए के पास 10 रुपए नोट गिरे होने की बात कही। जहां ड्राइवर झांसे में आकर के जैसे ही 10 रुपए के नोट लेने के लिए कार से नीचे उतरा तो छात्रों ने कार के पिछले सीट पर बैग को उड़ा लिया और फरार हो गए, यानी कि मात्र 10 रुपए के खातिर 22.5 लाख रुपए गवा दिए। दोस्तों, बिहार के और 10 शहरों में जल्द ही हवाई सेवा शुरू होने वाली है। जब छोटे विमानों के लिए उड़ान 5.2 योजना के तहत बिहार के 10 छोटे शहरों को विमान सेवा मार्ग से जोड़ने के लिए बोलियां लगाई गई है। जब इसमें वीरपुर, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकिनगर, मोतिहारी, रक्सौल, मधुबनी और छपरा को शामिल किया गया है। अब इन शहरों में एयरपोर्ट के विकास पर काम होगा और उसके बाद हवाई सेवा की शुरुआत होगी। शुरुआत में इन शहरों से 20 सीटर से कम क्षमता वाली फ्लाइट उड़ाने की योजना है। राज्यसभा में सोमवार को भाजपा के सांसद भीम सिंह के तारांकित प्रश्न के जवाब में नगर विमानन मंत्री के.आर. नायडू ने सदन को यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने बताया है कि आरा, बेगूसराय, बेतिया, भभुआ, भागलपुर, बिहारशरीफ, बिहटा, वीरपुर, बक्सर, छपरा, डेहरी, अनसन, फरबिसगंज, हथुआ, जहानाबाद, जोगबनी, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, रक्सौल, सहरसा और वाल्मीकिनगर उड़ान योजना के तहत अस्वीकृत एयरपोर्ट सूची में है। उड़ान एक सतत योजना है जहाँ इसके तहत और अधिक गंतव्य मार्गों को कवर करने के लिए समय समय पर बोली लगाई जाती है। दोस्तों, पटना की तरह ही बिहार के और अन्य शहरों में भी टैक्सी और बाइक की सेवाएं जल्द ही शुरू होगी। इसको लेकर के परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने संबंधित सभी विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया है। उन्होंने बताया है कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गया में अगस्त और फिर भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, मुंगेर, नालंदा, बेगूसराय, रोहतास, कटिहार और किशनगंज जिले में नवंबर तक बाइक और टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी। किशनगंज में आसमान से एक चीज गिरने से लोग हैरान रह गए हैं। जी हां, आपको बता दूं कि किशनगंज में आज सुबह सुबह किशनगंज के दिगल बैंक में आसमान से कोई ऐसी चीज गिरी जो लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। जब लोग डर गए इस चीज को देख करके और वहां से भागने लगे, चिल्लाने लगे। हम आपको इसके बारे में पूरी डिटेल्स के साथ जानकारी देंगे कि आखिर आसमान से आज सुबह सुबह किशनगंज के दिगल बैंक में क्या गिरी है जिससे लोग काफी ज्यादा हैरान रह गए, परेशान रहे। यहाँ तक कि पुलिस को भी बुला लिया गया, साइंटिस्ट को भी बुला लिया गया कि आखिर ये चीज है क्या। इसके बारे में हम आपको आगे जानकारी देंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि क्या आप भी पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि डीपीएमआई किशनगंज से आप पैरामेडिकल कोर्स करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। यह सेंटर किशनगंज पश्चिम पाली ठाकुरगंज रोड में है। अभी यहाँ एडमिशन प्रक्रिया चालू है। आप भी एडमिशन लेकर के पैरामेडिकल का कोर्स कर सकते हैं। अगर आप पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डीपीएमआई किशनगंज में एडमिशन लेना होगा। या अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। जो नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है ना, इसी नंबर पर कॉल करके आप पैरामेडिकल कोर्स करके अच्छा खासा आमदनी का जरिया बना सकते हैं और एक बेहतर जिंदगी को जी सकते हैं। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। किशनगंज में आज सुबह सुबह आसमान से एक अजीबोगरीब उपकरण गिरने से, यानी कि डिवाइस गिरने से लोग हैरान रह गए और लोग डर गए कि आखिर ये क्या चीज आसमान से गिर रहा है। आसमान से पानी गिरते हुए देखे हैं, ओला गिरते हुए देखे हैं, लेकिन ये डिवाइस ऊपर से आसमान से कैसे गिरा है, आखिर ये चीज है क्या। जी हाँ, आज सुबह सुबह ये मामला सामने आया है। किशनगंज के दिगल बैंक में ये मामला सामने आया है। जब इस उपकरण को ऊपर से गिरते हुए लोग देखा तो फिर देख करके डर गए और हैरान रह गए, चिल्लाने लगे। जी हाँ, चिल्लाने की आवाज़ सुनकर के और ज़्यादा आसपास के लोग फिर वहाँ पर इकट्ठा हो गए। हालांकि लोग उपकरण के पास जाने से डर रहे थे और समझ रहे थे कि आखिर कोई ऐसा चीज़ ना हो जिससे हमें हानिकारक हो जाए। आपको बता दूं कि ये मामला किशनगंज के दिगल बैंक का है। यहाँ पर ये उपकरण गिरने से लोग हैरान रह गए। इस उपकरण में आप देख सकते हैं कि IMD लिखा हुआ है, IMD जलपाईगुड़ी। फिर उसके नीचे डेट भी लिखा हुआ है, 23/7/2024 लिखा हुआ है। जी हाँ, यानी कि IMD जलपाईगुड़ी के साथ साथ नीचे आज की डेट उसमें दी गई है। जब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये चीज़ है क्या,
और आपको बता दूं कि ये IMD जो लिखा हुआ है इसी से पता चलता है कि आखिर ये चीज़ है क्या। दरअसल ये मौसम विभाग की तरफ से छोड़ा गया एक छोटा सा डिवाइस है जो कि आसमान में मौसम की स्थिति जानने के लिए छोड़ा जाता है। अब आप ये भी अंदाज़ा लगाए होंगे कि आखिर इसमें जो जलपाईगुड़ी लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि ये जलपाईगुड़ी से ही छोड़ा गया होगा, जब वहीं से ये आसमान में छोड़ा गया होगा और ये उड़ते उड़ते किशनगंज दिगल बैंक में आकर के गिर गए होंगे। जी हाँ, आपको बता दूं कि ये आज का ही है क्योंकि ये आज का डेट इसमें लिखा हुआ है 23/7/2024। आपको बता दूं कि इस डिवाइस को आसमान से गिरते देख करके स्थानीय लोग बताया है कि इस तरीके के डिवाइस पहले कभी नहीं देखा था, पहली बार इस तरीके के डिवाइस देख रहे हैं और देख करके डर भी लग रहा है कि आखिर कोई नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ तो नहीं है। लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को भी दी, वहीं पर सूचना पाकर के पुलिस पहुंची और साथ ही साथ सीनियर साइंटिस्ट भी वहां पर पहुंच गए। सीनियर साइंटिस्ट मोनी सरकार ने कहा कि ये उपकरण IMD जलपाईगुड़ी लिखा हुआ है, हर दिन मौसम के तापमान और स्थिति के लिए सुबह शाम 2 बार इस उपकरण को उड़ाया जाता है आसमान पर। इसके साथ बैलून भी होता है, जब बैलून के फट जाने से ये गिर गया है। लेकिन इस उपकरण से किसी भी तरह के किसी को कोई भी नुकसान नहीं है, कोई भी हानिकारक नहीं है। साथ ही साथ ये भी बताया है कि इस उपकरण के गिरने से अब ये उपकरण बेकार हो गया है, इसका कोई काम नहीं है। जब तक ये आसमान में था ठीक था, जब जमीन पर आकर गिर गए तो खत्म, इसकी अब कोई भी कीमत नहीं है। वहीं पर दिगल बैंक थाना के एडिशनल SHO शंखराज कर्ण ने बताया है कि मामले की उन्हें सुबह 9 बजे जानकारी मिली थी, फिर वे घटनास्थल पर पहुंचे और फिर उपकरण को अपने कब्जे में लेकर के थाने ले गए, जब मामले की जांच चल रही है।